ओके। थैंक यू टीम जायला। एंड मैं आप सभी का वेलकम करता हूँ कि इस प्लेटफॉर्म पे आज हम एक इनिशिएटिव जायला एंड मेरी तरफ से स्टार्ट हुआ है कि हम डायबिटीज़ के बारे में छोटे छोटे टॉपिक्स जो कि रोज़मर्रा की ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, स्पेशली अगर हमारे रिलेटिव्स या हमको या किसी पास के लोगों को डायबिटीज है, उनके बारे में ये जानकारी लेना काफी आवश्यक होता है। तो इसमें बेसिक बेसिक से टॉपिक्स अभी तक हम डिस्कस कर चुके हैं। हमने इससे पहले कभी डाइट के बारे में, डायबिटीज में क्या डाइट फॉलो करनी चाहिए, एक्सरसाइज कितना लेवल रिकमेंडेड है, मेडिसिन, इंसुलिन ये कैसे काम करते हैं और क्या इम्पोर्टेंस है, क्या इनमें कुछ हार्म तो नहीं होता है बॉडी में, ये सब हम और टॉपिक्स ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। आज ये एक छोटा सा टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं, हार्ट के बारे में और डायबिटीज के बारे में, इनमें क्या रिलेशन है इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो अगर मोटे तौर पे बता दें तो डायबिटीज में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम अगर पेशेंट को और फिजिशियन को सबसे ज्यादा जो देखने को मिलता है और सबसे सीरियस कॉम्प्लिकेशन है वो है हार्ट डिसीज यानी कि हार्ट अटैक। और इसी के लिए हमारा मेन फोकस होता है कि हर डायबिटिक पेशेंट्स की शुगर प्लस लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन इतनी स्ट्रांग हो कि आगे चल के ये सारे कॉम्प्लिकेशंस होने के चांसेस कम से कम हो जाएं। तो मोटे मोटे तौर पे अगर हम देखें कि डायबिटीज में किस तरह के कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, तो डायबिटीज में सबसे पहले तो ब्रेन इन्वॉल्व हो सकता है जिसमें क्लॉट हो सकता है, तो उसमें स्ट्रोक लक्स हो सकता है। इसके बाद किडनी डैमेज हो सकती है। दूसरा तीसरा, फुट में, पैरों में इन्फेक्शंस हो सकते हैं जिसके लिए हमें पैरों को कंटिन्यूअसली वॉच करना चाहिए कि कोई कोई अल्सर्स या छाले नहीं पड़ रहे हो। उसके अलावा पैरों के में ही या फिर जो हाथों में अलग से नसों का इन्वॉल्वमेंट हो जाता है जिसके जो हमें झुंझुनी के फॉर्म में फील हो सकता है, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि हमें कुछ फील ही ना हो, नम्बनेस हो जाए, तो वो न्यूरोपैथी डेवलप हो सकती है। इसके अलावा हार्ट के नलियों के अंदर क्लॉटिंग होना जो कि हार्ट अटैक के फॉर्म में, जो कि हम आज डिस्कस करने वाले हैं। और इसके अलावा रेटिनोपैथी, आंखों के पीछे एक पर्दा जिसके द्वारा हमें प्रॉपर इमेज बनती है आंखों की, उसमें अगर डैमेजेस होना स्टार्ट हो जाते हैं, उसमें भी क्लॉटिंग वगैरह होती है जिसकी वजह से डैमेजेस स्टार्ट हो जाते हैं, उसकी वजह से रेटिना का इन्वॉल्वमेंट हो सकता है। तो ये सारे कॉम्प्लिकेशंस अगर ना हो, इसके लिए हमें मेनली डायबिटिक पेशेंट में ना केवल शुगर्स बल्कि प्रॉपर डाइट, प्रॉपर लाइफस्टाइल और क्या क्या उपाय हैं कि हम इन सारे कॉम्प्लिकेशंस को आगे चल के रोक पाए, ये आज के लेक्चर में हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे शॉर्ट में। तो सबसे पहले कि ये डिस्कस कर लेते हैं मोटे मोटे तौर पे इंट्रोडक्शन के फॉर्म में कि हार्ट डिसीज क्या होती है। हार्ट अटैक, हार्ट डिसीज या तो हार्ट अटैक के फॉर्म में हो सकती है जिसमें नलियां चोक हो जाती है। ये मैं सीधा एक फिगर के फॉर्म में आते हैं। अगर जो हार्ट, हमारा जो हार्ट है वो बीचों बीच स्थित है, उसके में जो नलियां प्रोवाइड कर रही हैं उसको खून, वो नॉर्मली यहाँ से खून पाइप की तरह होती हैं और ये इसमें कोई प्रॉपरली ब्लड जो है फ्लो करता रहता है जिससे नॉर्मल हार्ट चलता रहता है। लेकिन डायबिटिक पेशेंट्स में आप देखेंगे जैसे कि ये वाली नलियां, इनमें धीमे धीमे चोकिंग स्टार्ट होने लगी है। कैसे? क्योंकि वहां पे कोलेस्ट्रॉल जमा हो रहा है और वहां पे क्लॉटिंग जमा हो रही है। कोलेस्ट्रॉल और क्लॉट मिला के यहाँ पे ब्लॉकेज करने लगता है। तो अगर इस नली को काट के देखा गया तो देखा गया कि आधा क्लॉट हो चुका था, और जब ये पूरा क्लॉट में कन्वर्ट हो जाएगा तो पेशेंट को हार्ट अटैक के फॉर्म में आएगा और हमें इमीडिएट टैबलेट्स इस क्लॉट को घोलने के लिए देनी होती है। तो ये सब पहले से ही अगर ना हो तो हमें क्या क्या उपाय करने चाहिए, ये हम मेनली डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले तो जैसे कि हमने देखा कि हार्ट में के अंदर क्लॉट हो सकता है, कोलेस्ट्रॉल और क्लॉट जमा होने के कारण। तो क्या क्या चीजें ये करवाता है डायबिटिक पेशेंट में? तो डायबिटिक पेशेंट में सबसे पहला तो हाई ब्लड प्रेशर, तो इसलिए बीपी हमारा कंट्रोल होना चाहिए, मेनली 130/80 के बिलो रहना चाहिए ब्लड प्रेशर। इसके अलावा कोलेस्ट्रॉल
कंट्रोल रहना चाहिए, क्योंकि यही कोलेस्ट्रॉल जाके नलियों को चोक करता है। और ना केवल हार्ट की, बल्कि ये ब्रेन की, पैरों की, किडनी की और आंखों के पर्दों की छोटी छोटी नलियां, इनको भी चोक करने के चांसेस होते हैं। तो ये सारे भी इन्वॉल्व होंगे, तो बाकी कॉम्प्लिकेशंस भी इसी कारण से हो रहे हैं। तो दूसरा, तो बात कर रहे थे हम कोलेस्ट्रॉल की। इसमें कोलेस्ट्रॉल दो तरह के होते हैं, बैड कोलेस्ट्रॉल, एक गुड कोलेस्ट्रॉल। तो एलडीएल अगर बहुत ज्यादा है, स्पेशली हम टारगेट करते हैं एलडीएल 100 का लेवल, 100 से कम होना चाहिए एलडीएल का लेवल। अगर एलडीएल आपका 100 से कम है तो हार्ट की प्रॉब्लम्स होने के चांसेस बहुत बहुत कम हो जाएंगे। और दूसरा, एचडीएल ज्यादा होना चाहिए। तो इसकी वैल्यू होती है 40 मेल्स में और 50 फीमेल्स में। तो 40 या 50 के ऊपर अगर एचडीएल है तो वो भी बहुत लाभदायक होता है। और तीसरा, ट्राइग्लिसराइड लेवल। ये जनरली ज्यादा तेल और बटर, घी पीने के कारण ट्राइग्लिसराइड लेवल हमारी बॉडी में बढ़ता है। तो अगर हम इसका परहेज करते हैं तो ट्राइग्लिसराइड लेवल्स भी कंट्रोल में रहेंगे। तो ये मोटे मोटे तौर पे कोलेस्ट्रॉल और हाई ब्लड प्रेशर, ये सारी चीजें आपकी कॉम्प्लिकेशंस करा सकते हैं, और इसको हमें कंट्रोल करने की आवश्यकता है। ये सारे कंट्रोलेबल रिस्क फैक्टर्स हैं जो कि हमारे हार्ट को प्रोटेक्ट करने में हमें हेल्प करेंगे अगर हम इनको टेक केयर प्रॉपरली करें। इसके अलावा अगर बात करें तो स्मोकिंग, स्मोकिंग इस क्लॉटिंग प्रोसेस को बहुत ज्यादा बढ़ा देता है। तो जैसे कि हमें पता है कि स्मोकिंग से केवल लंग्स या फिर किसी भी तंबाकू सेवन से ओरल कैंसर होने के चांसेस होते हैं, लेकिन ये जो स्मोकिंग के अंदर जो टोबैको होता है उसको इनहेल करते हैं, वो नलियों के अंदर घूम जाता है और नलियों के अंदर चोकिंग की चांसेस कहीं गुना बढ़ जाती है। ऐसा बोला जाता है डायबिटीज प्लस स्मोकिंग तो ग्रेवयार्ड की तरफ ही ले जाएगा। किसी भी डायबिटिक को स्मोकिंग करता है तो उसको 10 गुना रिस्क हार्ट का, ब्रेन का स्ट्रोक होने के चांसेस 10 गुना रिस्क बढ़ जाएंगे। तो डायबिटिक्स पेशेंट के लिए स्ट्रिक्टली स्मोकिंग बिल्कुल भी अलाउड नहीं है। इसके अलावा ज्यादा अल्कोहल पीना, या फिर सबसे बड़ा रिस्क फैक्टर है ओवरवेट या फिर मोटापा। और चौथा, फिजिकल एक्टिविटी कम होना, सीडेंट्री लाइफस्टाइल, हमारा चलना फिरना ज्यादा नहीं हो पाएगा। तो ये सारी चीजें भी हार्ट के डिसीज को होने में बढ़ावा देगी। पांचवा, हम ऐसी डाइट ले रहे हैं जो कि सैचुरेटेड फैटी एसिड में रिच हो। सैचुरेटेड फैटी एसिड यानी कि घी, ट्रांस फैट से रिच हो, यानी ऑयल को बार बार उबाल उबाल के जब हम यूज करते हैं वो ट्रांस फैट में कन्वर्ट हो जाता है। तो या फिर कोलेस्ट्रॉल, हाई कोलेस्ट्रॉल प्लस हाई सोडियम रिच डाइट, या कि ज्यादा नमक का उपयोग अगर हम करते हैं, तो इन सारी चीजों के सेवन से हमारी हार्ट की डिसीज का रिस्क बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। तो हमने बात करी रिस्क फैक्टर्स जो कि हार्ट को बढ़ाते हैं। सबसे पहला ब्लड प्रेशर, दूसरा कोलेस्ट्रॉल, तीसरा स्मोकिंग करना, चौथा ज्यादा मात्रा में अल्कोहल लेना, पांचवा ज्यादा ओवरवेट होना या फिर फिजिकल एक्टिविटी कम होना, इसके अलावा बेकार डाइट का सेवन करना। ये सारी चीजें हमारे हार्ट अटैक होने में सहायक हो सकती है। इन सबको हमें रोकने की आवश्यकता है। हार्ट डिसीज अगर हो जाए तो अगर मेन मेन जो टेस्ट डॉक्टर्स जनरली रिकमेंड करते हैं वो है ईसीजी। ईसीजी हमारी हार्ट की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी, यानी कि हार्ट में जो इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस पल्सेस चल रही हैं उसको चेक करते हैं कि उसमें कोई एबनॉर्मलिटी नहीं है। एक होता है इको, इकोकार्डियोग्राफी, ये हार्ट का अल्ट्रासाउंड की तरह है जो कि हमारे हार्ट की पंपिंग की एक्टिविटी को बताएगा कि प्रॉपरली पंप कर रहे हैं या फिर किसी वॉल्व में कोई लीकेज तो नहीं है। इसके अलावा नली में चोकिंग तो नहीं है, वो हमें ट्रेडमिल टेस्ट या फिर इसके ऊपर एंजियोग्राफी टेस्ट में डायरेक्टली कैमरा लगा के नलियों के अंदर देख के हमें पता चल सकता है कि इस हार्ट की नलियों में चोकिंग तो नहीं है। तो ये सारे टेस्ट अकॉर्डिंगली हमें जरूरत पड़ती है और ये सब करने की आवश्यकता होती है। तो अगर हम एंड करें और हम मोटे तौर पे देखें कि हार्ट को अगर हमें ठीक रखना है तो हमें क्या क्या चीजें फॉलो करनी चाहिए, तो सबसे पहला है हेल्दी डाइट। तो हेल्दी डाइट जिसमें कि सबसे पहले जो बेकार की डाइट है, सैचुरेटेड फैटी एसिड, ट्रांस फैट और घी, तेल, बटर, इन सब का सेवन, और जंक फूड्स जितने हैं इन सब का सेवन कम से कम रखें।
इनफैक्ट शुगर की चीजें कम रखें क्योंकि ये हमारा वेट बढ़ाने में सहायक होती है। और हेल्दी डाइट का सेवन करें। हेल्दी डाइट में कैसा पैटर्न आएगा, जिसमें सैलेड्स, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, फाइबर्स। फाइबर्स किस फॉर्म में, सैलेड्स और फ्रूट्स में हमें काफी सारा फाइबर मिल जाएगा। इसके अलावा मिल्क, मिल्क प्रोडक्ट्स, नट्स जैसे कि बादाम, अखरोट, और कुछ अलग प्रोटीनेशियस थिंग्स जैसे कि स्प्राउट्स, पनीर, दूध के प्रोडक्ट्स, सोयाबीन, अंडा, फिश, चिकन, बट ये सब कम घी तेल के। तो ये सारी हेल्दी डाइट्स में आता है जो कि हमें सेवन करना चाहिए ताकि हमारा कोलेस्ट्रॉल नियमित रहे, इवन ब्लड प्रेशर नियमित रहे। तीसरा, इससे वेट आपका नहीं बढ़ेगा। ये सारी चीजें आपके हार्ट को स्वस्थ रखेंगी और हार्ट को में प्रॉब्लम होने को रोकेंगी। इसके बाद अगर हम ये सारी चीजें फॉलो करते हैं और साथ में एक्सरसाइज करते हैं तो हमारा वेट रिडक्शन भी मिलेगा। आप डायबिटिक डॉक्टर, अपने डॉक्टर से जो कि डायबिटीज आपकी ट्रीट कर रहे हैं, आप उनसे ये भी कंसल्ट कर सकते हैं। मेडिसिन भी अवेलेबल हैं जो कि वेट लॉस करा सकती हैं, तो वो आपको असिस्ट करेंगे वेट को कम करने के लिए। जो भी ओवरवेट हैं या फिर ओबीज हैं, उनको वेट कम करने की रिक्वायरमेंट होती है, तो प्रॉपर डाइट, एक्सरसाइज प्लस मेडिकेशंस के द्वारा वेट लॉस किया जाता है सकता है। प्लस गेट एक्टिव। कितना एक्टिव, तो जनरल रिकमेंडेशन है कि एटलीस्ट 30 मिनट्स अ डे हमें ब्रिस्क वॉकिंग करनी चाहिए। ब्रिस्क वॉकिंग मतलब तेज चलना, मतलब काफी तेज, बस दौड़ने के जस्ट पहले की स्टेज को ब्रिस्क वॉकिंग कहा जा सकता है। 30 मिनट डेली वॉक करना, जिसमें आप 2 दिन गैप भी कर सकते हो। तो टोटल 150 मिनट्स अ वीक एक्सरसाइज अगर करते हैं तो ये हार्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए काफी सहायक होगा। तो ये सेफ मेथड्स हो गए हमारे। ये एटलीस्ट इतना तो एक्टिव हमें रहना ही है। और अभी अभी रिकमेंडेशंस भी आई हैं कि अगर स्टेप्स वाइज देखा जाए तो लेस देन 60 ईयर्स वाले एट एटलीस्ट 10,000 स्टेप्स फॉलो करें, और मोर देन 60 ईयर्स वाले अराउंड 8,000 स्टेप्स अगर फॉलो करते हैं तो एटलीस्ट इतना तो हमें करना चाहिए ताकि हार्ट हमारा स्वस्थ रहे और आगे चल के प्रॉब्लम्स ना हो। और इसके ऊपर हम और भी ज्यादा एक्टिव रहते हैं, वो और ज्यादा सहायक होगा। तो ये मोटे तौर पे ये सारी चीजें हमें फॉलो करनी चाहिए, लाइफस्टाइल में चेंजेस लानी चाहिए। इसके अलावा जो पेशेंट डायबिटिक्स हैं उनको अगर एबीसी में मैंने डिवाइड कर दिया है कि कैसे मैनेज करें। ए से A1C, हर तीसरे महीने में A1C टेस्ट कराएं। टारगेट करें कि A1C हमारा टारगेट रेंज में है जो भी डॉक्टर ने आपके लिए A1C निर्धारित किया है। इन जनरल हम HbA1C को 7 से कम निर्धारित करते हैं। तो अगर आपका A1C लेस देन 7 है, काफी हद तक हार्ट की और इनफैक्ट काफी सारी कॉम्प्लिकेशंस होने से डायबिटीज की रुक जाएंगी। दूसरा, ब्लड प्रेशर आपका कंट्रोल हो, एटलीस्ट 140/90 से कम हो। हम थोड़ा सा और 130/80 तक भी टारगेट करते हैं। वो भी हमारा टारगेट डॉक्टर अकॉर्डिंगली आपकी एज के हिसाब से सेट करके रखेगा। एज ज्यादा होगी तो 140/90, एज कम होगी तो हम 130/80 के अंदर बीपी को टारगेट करेंगे। इसके अलावा कोलेस्ट्रॉल लेवल्स, अगर कोलेस्ट्रॉल लेवल डाइट, एक्सरसाइज और कोई और कारण तो नहीं है कोलेस्ट्रॉल बढ़ने का, जैसे कि थायराइड में प्रॉब्लम हो, उनमें कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है, थायराइड ठीक होते ही कोलेस्ट्रॉल नॉर्मल ठीक हो जाएगा, उसमें हमें कोई दवाई की आवश्यकता भी नहीं पड़ेगी। तो अगर हमारा कोलेस्ट्रॉल लेवल तभी लेवल से ज्यादा है जो डायबिटिक लेवल के रिकमेंडेशन से ऊपर है, तो हमें कोलेस्ट्रॉल की दवा कंपल्सरीली खाने की आवश्यकता है। देन स्मोकिंग, जैसे कि मैंने बताया, ये एक डायबिटिक पेशेंट को सीधा ग्रेवयार्ड में ले जाने का काम करता है। तो स्ट्रिक्ट, मेरी तरफ से स्ट्रिक्ट नो है स्मोकिंग के लिए, हर डायबिटिक पेशेंट्स के लिए। तो ये सारी चीजें अगर हम फॉलो करते हैं तो ओवरऑल हार्ट से हमें बचने के चांसेस बढ़ जाएंगे, हार्ट हार्ट की प्रॉब्लम्स के बढ़ने के चांसेस बढ़ जाएंगे। लास्ट में जो हम निग्लेक्ट कर देते हैं वो है स्ट्रेस। बहुत इंपॉर्टेंट है। स्ट्रेस हमारी लेवल, ना केवल ब्लड प्रेशर, हमारे अंदर के बॉडी के हार्मोन्स, जैसे कि कुछ काउंटर रेगुलेटरी हार्मोन्स होते हैं, एपिनेफ्रीन, स्टीरॉइड हार्मोन मेनली, ये सारे बढ़ जाते हैं स्ट्रेस में, और ये सारे ब्लड प्रेशर को भी बढ़ाते हैं, शुगर को भी बढ़ाते हैं, और हमारे इन सब कॉम्प्लिकेशन होने के रिस्क को भी बढ़ा देते हैं। इनफैक्ट तो हमें ओवरऑल इन स्ट्रेस सिनेरियोज को अवॉइड करना चाहिए।
गुस्सा कम करना चाहिए, प्रॉपर स्लीप लेनी चाहिए, फिजिकल एक्टिविटी स्ट्रेस को मैनेज करने में हेल्प करेगी। तो डाइट एंड एक्सरसाइज इनफैक्ट दोनों ही चीजें हमारे स्ट्रेस को मैनेज करने में हेल्प करेगी। प्लस अल्कोहल और ओवर ईटिंग भी स्ट्रेस को बढ़ाते हैं, उनको भी कम करते हैं, तो हम स्ट्रेस को मैनेज कर सकते हैं। तो ये कुछ तरीके हैं स्ट्रेस को मैनेज करने के लिए। तो लास्ट में हमें ये भी देखना चाहिए कि स्ट्रेस मैनेज हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो ओवरऑल हमने बात करी ये सारे रिस्क फैक्टर्स जो कि हमारे हार्ट को बचा सकते हैं। पहला है हेल्दी डाइट, देन आपको प्रॉपर वेट लॉस करने की आवश्यकता है अगर ओबीसिटी है या फिर ओवरवेट है। तीसरा, एक्टिव रहे, सिडेंटरी लाइफस्टाइल नहीं होनी चाहिए। रिकमेंडेशन ये भी है कंटिन्यूअसली आधा घंटा एक जगह पे ना बैठे। अगर आपका कंटिन्यूअस ऑफिस में बैठने का काम है तो एटलीस्ट 20 मिनट से आधे घंटे के लिए केवल 2 मिनट का ब्रेक लेके वापस से बैठे ऑफिस चेयर में। इसके बाद एबीसी यानी कि A1C को करेक्ट करें, ब्लड प्रेशर को करेक्ट करें, प्लस कोलेस्ट्रॉल को करेक्ट करें, स्मोकिंग को क्विट करें, प्लस मैनेज स्ट्रेस। ये सारी बात हो गई जो कि आप अपने लेवल पे कर सकते हैं। कुछ मेडिकेशंस भी अभी रिसेंटली अराउंड 4-5 इयर्स में ही आई हुई है, जो कि इनका एक्शन है कि हमारे हार्ट में प्रॉब्लम होने से रोकती है। पहले ये नोशन हुआ करता था कि मेडिकेशन हो सकता है कि हमारी बॉडी के ऑर्गन्स को नुकसान कर रही है, बट कुछ कुछ मेडिकेशंस ऐसी भी आ गई हैं जो कि हमारे बॉडी में हार्ट की प्रॉब्लम्स को होने से रोकेंगी। उसमें कुछ मेडिकेशंस हैं SGLT2 इनहिबिटर, जैसे कि काफी सारे पेशेंट्स को मैं अपने प्रिस्क्राइब भी करता हूँ, डेपाग्लिफ्लोजिन, कैनाग्लिफ्लोजिन या एम्पाग्लिफ्लोजिन, या फिर GLP-1 एनालॉग्स जो कि वेट लॉस में भी बहुत ज्यादा सहायक है, कम से कम 5 से 7 किलो वजन कम करा सकती है। प्लस इनका हार्ट में भी काफी अच्छा रोल है कि हार्ट अटैक्स होने से भी बचाती हैं। ये काफी सारे संशोधनों में ये साबित भी हो चुका है। तो ये कुछ ड्रग्स हैं, दवाइयां हैं शुगर की, जो कि हमें आगे चल के हार्ट को होने से रोकती हैं, हार्ट अटैक को। और कोशिश करना चाहिए जिनको भी हार्ट अटैक होने का रिस्क है उन पेशेंट्स में एटलीस्ट ये ड्रग्स उनको लेनी चाहिए। तो ये अपने डॉक्टर से आप कंसल्ट भी कर सकते हैं कि हमें ये सारी ड्रग्स चल रही हैं कि नहीं चल रही हैं। तो इसके साथ मैं सेशन को स्टॉप करता हूँ, और कोई क्वेश्चन हो तो हम जो है आप चैट बॉक्स में डाल सकते हैं, हम उसको डिस्कस भी कर सकते हैं। Thank you so Thank you much, very much. Dr. Hani. Thank you, sir. Any questions? Yeah, I think there are some questions in the chat box. Should I read them out, Doctor? Yeah, I will read, no problem. तो एक क्वेश्चन है जो कि पूछा गया, डू वेट लॉस मेडिसिन हैव अ साइड इफेक्ट एंड आर दे सेफ? तो देखिए, हर मेडिसिन का कुछ कुछ साइड इफेक्ट्स जरूर होता है, और हमें ये देखना पड़ता है कि हर हमारे पेशेंट्स के लिए एक तो वो सेफ है इनिशिएट करने के लिए, उनको कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। जैसे कि डायबिटिक पर से में अगर हम बात करें तो SGLT2 इनहिबिटर्स जैसे कि मैंने बात करी थी, उनमें कुछ कुछ साइड इफेक्ट्स होते हैं, मेनली यूरिनरी, यानी कि यूरिन के इन्फेक्शन होने के चांसेस बढ़ सकते हैं, या फिर यूरिन नीचे के रास्ते इन्फेक्शंस होने के, जेनाइटल इन्फेक्शंस होने के चांसेस बढ़ सकते हैं। अदरवाइज दे आर वेरी सेफ, और ओवरऑल ज्यादा कोई साइड इफेक्ट्स नहीं मिले हैं। इसके अलावा इंजेक्टेबल फॉर्म जो कि GLP-1 एनालॉग होते हैं, जो वेट लॉस कराने में बहुत ज्यादा सहायक है और 5 से 7 किलो वेट लॉस करा सकते हैं, वो मेनली गैस्ट्रिक रेट्रो, मतलब यहाँ पे बर्निंग पेन हो सकता है, यानी गैस की प्रॉब्लम हो सकती है, ओनली दिस, और उसके लिए अगर हम प्रॉपरली देते हैं तो वो भी प्रॉब्लम चली जाएगी। तो एज सच मेडिसिन बहुत सेफ है और उनमें कोई कॉम्प्लिकेशंस नहीं है, इवन लॉन्ग टर्म कॉम्प्लिकेशन नहीं है। इनफैक्ट ये वेट लॉस वाली मेडिसिन जो कि अवेलेबल है वो लॉन्ग टर्म में हमारे हार्ट और किडनी को बचा रहे हैं, इनफैक्ट प्रॉब्लम किसी भी प्रॉब्लम होने से। ठीक है, इसके बाद एक क्वेश्चन ये आया है, विच ऑयल इज बेस्ट फॉर कुकिंग, आर घी एंड ऑलिव ऑयल गुड टू यूज? तो मैं बताऊं निताली जी, ये निताली जी ने ये क्वेश्चन पूछा है, तो इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन ओवरऑल, लेकिन अगर हम इसको प्रॉपर आंसर करना भी इसको बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि जितनी भी स्टडीज हुई हैं बहुत कम स्टडीज हुई हैं, बहुत स्मॉल नंबर में हुई हैं। करेक्ट
नॉलेज किसी को भी नहीं है, बट ओवरऑल कंसेंसस ये है कि सैचुरेटेड फैटी एसिड यानी कि घी शुड बी अवॉइडेड। अब इसमें काफी सारे संशोधन ऐसे भी हुए हैं जिसमें बोला गया है कि घी इज वेरी गुड, बट अभी अगर ज्यादा स्टडीज में तो यही माना गया है, यही पाया गया, और हमें और स्टडीज चाहिए होंगी घी के उपयोगिता को बताने के लिए। लेकिन हाल फिलहाल अभी यही है कि घी या सैचुरेटेड फैटी एसिड में आता है और हमें इसको अवॉइड करना चाहिए क्योंकि ये क्लॉटिंग को बढ़ाता है। दूसरा बात हो गई ऑलिव ऑयल की, तो ऑलिव ऑयल, यस, ऑलिव ऑयल इज वेरी सेफ, और इनफैक्ट इस पे सबसे ज्यादा किसी ऑयल पे स्टडीज हुई है तो वो है ऑलिव ऑयल। और इसमें संशोधनों में ये पता गया है, जो कि मेडिटेरेनियन डाइट में ऑलिव ऑयल की स्टडी के द्वारा पता गया, लगाया गया था कि ऑलिव ऑयल सबसे अच्छा ऑयल है और ये हमारे हार्ट में प्रॉब्लम्स होने को रोकता है। तो ऑलिव ऑयल इज गुड टू यूज, बट इसमें मैं बता दूं ये जो स्टडीज हुई थी वो वर्जिन ऑलिव ऑयल पे हुई थी, जो डायरेक्टली वेजिटेबल्स के ऊपर अनकुक्ड फॉर्म में हम यूज करते हैं। कुक्ड ऑलिव ऑयल के ऊपर भी हमारे पास कोई स्टडी नहीं है। सो वी कांट टेल कि ऑलिव ऑयल कुकिंग के बाद यानी यूज करने के कुकिंग के बाद क्या वो सेफ रह जाता है। तो ओवरऑल कंसेंसस ये है कि हम मिक्स अनसैचुरेटेड फैटी एसिड जो कि हमारे ऑयल्स हैं, इनको अगर हम मिक्स करके यूज करें तो इट विल बी वेरी गुड। यानी 10-15 days यू टेक ऑलिव ऑयल, 10-15 days सनफ्लावर ऑयल, 10-15 days मस्टर्ड ऑयल। तो इसमें आपको सारे न्यूट्रिएंट्स और जो भी इश्यूज होंगे वो सॉल्व हो जाएंगे, और मिक्स ऑयल हमेशा हेल्पफुल रहेगा। ऐसा ना करें कि केवल मस्टर्ड ऑयल ही यूज कर रहे हैं या फिर केवल ऑलिव ऑयल ही यूज कर रहे हैं या फिर केवल सनफ्लावर। तो मिक्स करके अगर ऑयल को यूज करते हैं तो वो ज्यादा हेल्पफुल होगा। तो आई होप कि आपके आंसर का मैंने जवाब दे दिया है। इसके अलावा कोई और क्वेश्चन है तो आप लोग चैट बॉक्स में पूछ सकते हैं। जी, थैंक यू सो मच डॉक्टर, आपने काफी अच्छे से डिटेल में एक्सप्लेन किया। स्पेशली ऑयल्स, घी डिफरेंट है, ऑलिव ऑयल डिफरेंट है, उनके इम्पैक्ट चेंज होते हैं बिकॉज हीट किया नहीं हीट किया, रूम टेम्परेचर है, तो इट डज मेक अ लॉट ऑफ डिफरेंस। और कोई क्वेश्चन अगर डॉक्टर के लिए है तो आप अपने आप को अनम्यूट करके पूछ सकते हैं, और एल्स यू कैन आल्सो पुट योर क्वेश्चंस इन द चैट सेक्शन एंड डॉक्टर वहां से पिक कर लेंगे। There seem to be no more questions, Doctor. Any take-home message that you would want to share? या करें। सो ओवरऑल अगर हम इसी टॉपिक को रिलेटेड अगर हम जाएं, क्योंकि डायबिटीज में तो बहुत सारी चीजें हैं जो कि हमें बताने के लिए रहेंगी, लेकिन अगर स्पेसिफिकली हार्ट की प्रॉब्लम्स को अगर हम समराइज करके मैं बताऊं तो हेल्दी लाइफस्टाइल की बहुत ज्यादा डायबिटीज एक कंडीशन है जिसमें केवल शुगर कंट्रोल करना हमारा एम नहीं है, बट लाइफस्टाइल चेंज करना भी बहुत ज्यादा जरूरी है ताकि हम 40-50 साल पर भी लाइफस्टाइल प्रॉपर लाइफ जी सके। तो इसके लिए हमें समझना चाहिए कि दवाइयों की केवल इंपॉर्टेंस नहीं होती, दवाइयों की इंपॉर्टेंस केवल 50% है। 50% आपको लाइफस्टाइल चेंज करने की जरूरत है, जो कि नॉर्मली मुझे को लगता है जो पेशेंट डायबिटिक नहीं है उनको भी करने की आवश्यकता है। जैसे कि हमें ओवरवेट, अगर हमारा वेट बढ़ रहा है तो हमें वेट को नॉर्मल करने की आवश्यकता है। जो अनहेल्दी पैटर्न्स हैं, ट्रांस फैट, अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स, घी, तेल, बटर, इन सब को अवॉइड करने की जरूरत है। हमारे पुराने खाना जैसे कि बाजरा, मक्का, ये सारे चीजों को हमारे बॉडी के अंदर हमारे नॉर्मल चीजों में लाना, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, इन सब को लेना बजाय बर्गर, पिज्जा, बेकरी आइटम्स को यूज करने की जगह। बाकी आइटम्स जैसे कि स्मोकिंग, अल्कोहल, इनको अवॉइड करना, जंक फूड्स को अवॉइड करना, रेगुलर नियमित फॉर्म में एक्सरसाइज करना, सीडेंटरी लाइफस्टाइल नहीं होना, ये सारी चीजों का भी बहुत ज्यादा ख्याल रखने की आवश्यकता है। ना केवल डायबिटिक्स को बल्कि नॉन डायबिटिक पेशेंट्स को भी, ताकि आगे चल के हमें नॉन डायबिटिक रिलेटेड कॉम्प्लिकेशंस होने से भी हम काफी हद तक इन सारी चीजों से बच सकते हैं। तो इसके साथ ही आई थिंक वी कैन end the session and जी, any thank you. जी, thank you so much, Doctor, for the explanation, the answers, थैंक and यू also सर। जो आपने लास्ट में एक समरी शेयर किया। आप कुछ पूछना चाह रहे थे मिस्टर? मैम, मैं डॉक्टर साहब, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि जेनेटिक वाली जो डायबिटीज रहती है उसको वो क्योर हो सकती है कि नहीं, क्योंकि मैं ये कुछ भी चीजें नहीं करता हूँ, ना अल्कोहल और ना स्मोकिंग, और हेल्दी लाइफ स्टाइल आप ट्रीटमेंट चल रहा है मेरा सर।
तो जी जी काफी पहले से रिलीफ मैं फील कर रहा हूँ, लेकिन वही है कि अभी प्रॉपर तरीके से कंट्रोल में नहीं करेक्ट। तो देखिए, टाइप 2 डायबिटीज, अगर वेट की कुछ क्राइटेरिया हैं, अगर रिवर्सिबिलिटी की स्पेसिफिकली बात करें, अगर वो जीन्स में भी है और आपका वेट नॉर्मल वेट से ज्यादा है, तो स्टडीज में पता चला, देखा गया है कि 10 to 15% वेट लॉस करने से 3 साल तक डायबिटीज की मेडिसिन से ऑफ मेडिसिन हो गए, और आगे भी उनको फॉलो किया गया तो देवर ऑफ मेडिसिन। तो इस तरह से ये रिवर्सिबल भी हो सकती है थ्रू, ओनली थ्रू वेट लॉस। कितना? दैट इज 15%, एंड 15% इज ह्यूज। यानी कि 80 किलो के इंसान को एटलीस्ट 68 केजीज होना पड़ेगा, तब जाके 15% वेट लॉस होगा। तो ओनली दिस थिंग कैन रिवर्स योर डायबिटीज, अदरवाइज वी हैव नो अदर ऑप्शन। लाइफस्टाइल चेंज से आपकी शुगर बहुत अच्छी कंट्रोल हो सकती है। 50% रिस्पॉन्सिबल है लाइफस्टाइल चेंज, तो उससे आपकी शुगर्स काफी अच्छी कंट्रोल हो सकती है, बकाया मेडिसिन को काम करना पड़ेगा। ओवरऑल अगर लंबे समय की डायबिटीज होगी तो उसको क्योर करना बहुत मुश्किल है, और जेनेटिक्स ऑब्वियसली काम करती है जीन्स में। तो कई जो पतले भी हैं उनको भी जीन्स में रहती है, उनको खास तौर से क्योर करना काफी मुश्किल होगा। तो 99% टाइम इट इज ऑलमोस्ट लाइक कि हम नहीं क्योर हो सकती है डायबिटीज। ओनली थिंग इज वी हैव टू कंट्रोल थ्रू मेडिसिन एज वेल एज लाइफस्टाइल चेंज। जी। थैंक यू सर, थैंक यू मच, थैंक यू मैम। Thank you so much, doctor.